नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा ने नामांकन भर दिया है। रेखा शर्मा निर्विरोध राज्यसभा जा रही हैं। कांग्रेस की राज्यसभा उपचुनाव से दूरी क्यों? रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाने के पीछे बीजेपी का क्या है संदेश? बाकी दलों की क्या है राय? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा ने नामांकन भर दिया है। इस दौरान उनके साथ सीएम नायब सैनी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है। बीजेपी के पास संख्या बल पूरी है और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी रेखा शर्मा को समर्थन दिया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं अमित भाई का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं मनोहर लाल खट्टर जी का और मैं नायब सैनी जी का, जो सीएम है, हमारे यशस्वी सीएम है हरियाणा के, उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक बार फिर मौका दिया देश की सेवा करने के लिए। मैं राजनीति में तो बहुत सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने महिलाओं के लिए जो कदम उठाए हैं, सबसे पहले मुझे लगता है आज महिलाएं जिस रास्ते में उनको जाना चाहिए था, आज वो रास्ता उन्होंने दिखाया है। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे ज्यादा कदम अगर उठाए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समीकरण भी समझाते हैं। रेखा शर्मा निर्विरोध राज्यसभा जा रही है। हरियाणा की कुल सीट है 90। बीजेपी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में 48 सीट जीती, कांग्रेस 37, इनेलो 2, अन्य 3, जिनमें से 3 निर्दलीय विधायक रेखा शर्मा को समर्थन दे चुके हैं। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन है। उनके नामांकन से पहले सीएम नायब सैनी ने विधायक दल की मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने रेखा का नामांकन भरवाते हुए जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। मोहनलाल बडौली ने भी उन्हें बधाई दी है। रेखा शर्मा जी को राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि एक ग्रॉस रूट लेवल के कार्यकर्ता को आज राज्यसभा के अंदर भेजा है। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और रेखा शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये हरियाणा का पक्ष राज्यसभा के अंदर रखेंगी मजबूती से, हरियाणा को बड़ा उसका लाभ मिलेगा। इनको बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का मैं दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं। विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वो विपक्ष की अपनी स्ट्रेटजी होती है और अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार ही वो निर्णय लेते हैं। और क्योंकि ये सीट मैंने जैसा बताया भी है कि हमारे राज्यसभा के सांसद थे कृष्णलाल पंवार जी, वो विधायक चुने गए और विधायक चुने गए तो उनके स्थान के ऊपर रेखा शर्मा जी को यहाँ पर भेजा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर वो काम करते रहते हैं और उसका परिणाम है कि देश की महिलाएं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथ वो श्रद्धा से उनको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व का फैसला और को राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन हुआ है। और बहुत वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी की रही हैं, अनेक जिम्मेवारियों पर रही हैं, महिला आयोग की चेयरमैन रही हैं 9 वर्ष, और पार्टी के अनेक ऐसे काम किए जो विधायक और मंत्री हैं, उसके कारण से ये सीट खाली हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के ही रूप में आज रेखा शर्मा जी का नामांकन हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा राज्यसभा की स्थिति को समझते हैं। हरियाणा राज्यसभा सीट में 2 महिलाएं हैं, रेखा शर्मा को मिलाकर। जी हाँ, क्योंकि उनका राज्यसभा जाना तय है। 2 ब्राह्मण चेहरे शामिल हैं, रेखा शर्मा और कार्तिकेय शर्मा। कांग्रेस राज्यसभा में जगह नहीं बना सकी है। वर्तमान में किरण चौधरी, कार्तिकेय शर्मा, रामचंद्र जांगड़ा, सुभाष बराला राज्यसभा में है और एक नाम और जुड़ जाएगा रेखा शर्मा का। तो ऐसे में 2 ब्राह्मण चेहरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक तरफ पानीपत की धरा से बीमा सखी योजना की सौगात देकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी सौगात दी, बीजेपी ने रेखा शर्मा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। मतलब बीजेपी ने महिला वोट बैंक को रिझाने के लिए बड़ा सियासी कार्ड खेला है। वहीं बीजेपी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है।
अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहां भी बीजेपी ने कैबिनेट में महिलाओं को तरजीह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रेखा शर्मा का राज्यसभा जाना तय है और आपको ये भी बता दें कि इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। नायब सैनी ने उन्हें बधाई दी है, मोहनलाल बडौली भी उन्हें बधाई देते हुए नजर आए। बाकी दलों के क्या रिएक्शन है वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं ललित अरोड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रियदर्शनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, और अमनदीप केसरी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ललित जी मैं आपके पास ये आना चाहूंगी, रिएक्शन क्या है कांग्रेस का, क्योंकि बीजेपी ने नामांकन तो कर दिया है। So we ended up buying BMW for one of our colleagues. ललित जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है सर। ललित जी एक बार फिर से अपनी बात दोहराएंगे सर, आपकी आवाज नहीं साफ आ पा रही है। मेरे को तो आपका विजुअल नहीं मिल रहा, मैं अपने डेस्कटॉप से कर रहा हूँ आपके साथ में। ठीक है, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, बने रहेगा ललित जी, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियदर्शनी जी, मैंने सवाल कांग्रेस से इसलिए पहले पूछा कि आप लोगों ने तो नामांकन कर दिया है, अब रेखा शर्मा जो कि राज्यसभा जा रही हैं तय है, किस तरह से देखते हैं और बीजेपी का क्या संदेश है रेखा शर्मा को भेजने का राज्यसभा? आपको सादर प्रणाम राजश्री जी, और यहाँ पे पैनल में बैठे हुए सभी प्रवक्ताओं को भी सादर प्रणाम। आज मैं सोच रही थी कि आज हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है और मुझे लगता था कि महिलाएं प्रवक्ता आएंगी, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट है। बट खैर अगर महिला सशक्तिकरण को आप अपने जीवन में लागू करेंगे तभी तो आप महिलाओं का सम्मान जब आप अपने वर्क में करेंगे तभी आप इस तरीके से संगठन में भी कर पाएंगे। खैर इन्होंने तो महिलाओं का संगठन, जहां तक कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने महिलाओं का कितना सम्मान किया है ये आपने विधानसभा चुनावों में देख ही लिया था। इनकी बातें नहीं करनी चाहिए, आज खुशी का मौका है। इससे पहले कल भी आपने देखा था कि पानीपत में प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे और जिस तरीके से उन्होंने सखी बीमा योजना के तहत हमारी बहनों को जो सौगात दी है, मुझे लगता है कि इससे साफ पता लगता है कि इस प्रदेश में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा आने वाली है, वो है महिला सशक्तिकरण की। आज आप भी इतने बड़े चैनल में एक बहुत ही पॉपुलर एंकर है राजश्री जी, मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। आज हम इस बात को समझ सकते हैं कि जब हम अपने घरों से निकलते हैं और काम करते हैं तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। एक पुरुष निकलता, मुझे हमेशा से ये लगता है कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो पढ़ाई लिखाई करता है तो वो सिर्फ अपने लिए करता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, शिक्षित होती है तो पूरे समाज के लिए होती है। तो यही बात है, आज रेखा जी का जब नॉमिनेशन था, ये तमाम एक संदेश जा रहा है पूरी हरियाणा की महिलाओं के लिए कि हम अगर संगठन के साथ अगर हम जुड़ के किसी भी प्रोफेशन में लगे रहेंगे, काम करेंगे, तो अंततः जीत हमारी ही होनी है। ठीक है, प्रियदर्शी जी बने रहेगा हमारे साथ। ललित जी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ललित जी, रेखा शर्मा राज्यसभा जा रही है, कांग्रेस पूरी तरह से साफ है सर राज्यसभा में, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हम तो हर जगह से साफ है, मतलब ऐसा लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं रह गया हिंदुस्तान में, इस तरह की नैरेटिव सेट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हम हमारे 102 या 3 लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन हम साफ होते जा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। जब हमारे पास नंबर नहीं है हरियाणा में तो हम साफ ही हैं, लेकिन इससे कई मतलब है कि उनको लाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो देहरादून DAV से पढ़ी हुई है और विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी के साहित्य के साथ स्नातक हैं, साथ ही साथ 9 वर्षों तक वहां रही NCW में और फिर रिजाइन कर दिया था उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या बैकग्राउंड है, लेकिन उनको तरजीह दी गई है 5-7 और लोगों के बाद जिनके नाम प्रेस में चलाए जा रहे थे। ठीक है, तो जिसमें सबसे बड़ा कद और नाम था हमारे जो है बिश्नोई साहब का, और दूसरे नंबर पर जो है बनवारी लाल शर्मा जी थे, बड़ौली साहब भी थे। बड़ौली साहब को देख करता है, मैंने कहा था कि क्या गुणमान है, लेकिन उनको मतलब बाकी लोगों को छोड़कर इनको बनाया गया है, तो उनमें भी थोड़ी सी ये चिंता का विषय हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो राज्यसभा में रह के, और उनका 2 साल का शायद ये होगा कार्यकाल, तो उस दौरान में वो हरियाणा के हितों की रक्षा करेंगी, उसके लिए वहां चर्चाएं करेंगी और सदन की कंस्ट्रक्टिव डिबेट में
भाग ठीक है, चलिए आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि महिला है और उन्हें मौका दिया गया है, तो एक तरह से देखा जाए चलिए कांग्रेस का तो वहां पे नहीं है स्थान, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन जो बीजेपी कदम उठा रही है उसे किस तरह से देख रहे हैं आपका? महिला सशक्तिकरण के लिए जो बीजेपी प्रयास कर रही है वो बेहतर नहीं है? नहीं, हरियाणा से एक राज्यसभा सदस्य बनाने से महिला सशक्तिकरण तो प्रधानमंत्री भी तो आए थे, बीमा सखी योजना की शुरुआत उन्होंने की, प्रियदर्शनी जी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने गिनाया तो अभी नहीं, मैं तो मुझे कहने दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर है, महिलाओं के साथ होने वाले जुल्म है, रेप है, और उनको सेकंड फिडल के रूप में रखते हैं। विमेन लिबरेशन जो है अभी भी दूर की कहानी है, इसमें इनको सोचना और करना पड़ेगा कि जहाँ हमारी महिला बहनें, हमारी बेटियां जो है, हमारी बहुएं जो है सड़क पे रात को भी जा सके, जो पहनना अपनी मर्जी से पहन सके, और जो है जिस भी विषय को लेकर वो शिक्षा ग्रहण करना चाहें उनकी शिक्षा फ्री की जाए। क्योंकि बहुत अभी हम सिर्फ शहरों की बात कर रहे हैं, वो भी जो मेट्रोस की या कॉस्मोपॉलिटन की, वहां तो स्थिति फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो है ना, उनको फ्रीडम तो है। इसमें महिला सशक्तिकरण में एम्पावरमेंट जब आपको होगी, जब 50% महिलाओं को आप सत्ता में हिस्सा देंगे, 33% नहीं, और साथ ही साथ नौकरियों में हर जगह उनको आगे लाया जाए, उनको बढ़ाया जाए, तभी वो सशक्तिकरण की नहीं तो दावे तो हो रहे हैं, तमाम डेवलपमेंट के दावे तो हो रहे हैं। नहीं, आप एक महिला है और आप एक पत्रकार भी है और अनुभव है, आप ये बताइए कि आप संतुष्ट हैं जो व्यवस्था इस समय? मैं तो नहीं, मैं ये समझता हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन बीमा सखी योजना की तो तारीफ करनी होगी, लेकिन नहीं, मैं एक योजना को लेके नहीं चल रहा, मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा होगी। नहीं, आपने अभी एक चीज कही थी कि एनसीडब्ल्यू में उनका क्या बैकग्राउंड था आपको नहीं पता, लेकिन उन्होंने 9 साल काम किया है रेखा शर्मा ने, और 9 साल हाँ उन्होंने, देखिए फिर आप मैं आलोचना पे उतरूंगा कि भाजपा शासित साहब ने नहीं ज्यादा करा, मणिपुर वो नहीं की, फिर इस तरह की बातें शुरू हो जाएगी। तो नया कदम शुरू कर रही है और राज्यसभा में, उनको करने दीजिए। ठीक है, चलिए प्रियदर्शनी से मैं इस पर जवाब लूंगी आगे, लेकिन उससे पहले अमनदीप केसरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। रेखा शर्मा जा रही है राज्यसभा, अमनदीप जी क्या कुछ कहेंगे आप? और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी उन्हें समर्थन दिया है। जी राजश्री जी, देखिए ये स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है नंबर ज्यादा है विधायकों में, बिल्कुल, और एक ही सीट का चुनाव है हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास ही गेंद पाले में थी उनको कोई उम्मीदवार घोषित करना है, और ये उन्हीं का ही निर्णय है, उस पर तो हमें किंतु परंतु है ही नहीं, वो किसी को भी राज्यसभा भेज सकते हैं। परंतु सवाल इस बात का है कि इस राज्यसभा चुनाव से एक चीज साबित हुई कि एक राज्यसभा सांसद को विधायक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी द्वारा लड़ाया गया। वो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये एहसास था कि हरियाणा प्रदेश में जनता उनके खिलाफ है, और वो इस हद तक हर एक सीट पर गए कि राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य को चुनाव लड़वाया, जबकि वो कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उन्हें और कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। दूसरी चीज, अब जो बाई इलेक्शन राज्यसभा का आ गया है और रेखा शर्मा जी का नाम सामने आया है, रेखा शर्मा जी के बारे में जहां तक भी उपलब्धि कोई सामने आ रही है, उनमें केवल एक ही बात स्पष्ट हो रही है कि वो मोदी जी का जो ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी में, वो उनके बड़े नजदीक है, बार बार यही चीज शामिल हो रही है। हालांकि वो चीज राजनीति में अच्छी नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे में जो है भाई भतीजावाद, या फिर हम जो है क्षेत्रवाद कहे, या फिर कोई किसी को फेवरिज्म करने की बात हो, वो नहीं करते। लेकिन ये जो चुनाव उनका रेखा शर्मा जी बाकी सदस्यों को छोड़कर केवल उनका तो हुआ है, आपने सुना भी होगा नायब स्पष्ट रूप से आया है कि आपने नायब सैनी का बयान सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा कि पंचकुला के ऑफिस में थी, बीजेपी ऑफिस में वो काम करती थी, बेहद ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम किया और उन्हें एक मौका दिया गया है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि राजश्री जी कि जो ऐसे तो मैं लाखों कार्यकर्ताओं ने काम किया और उन्होंने भी काम किया, जो दावा ठोक रहे थे उन्होंने भी बड़ा काम किया होगा। लेकिन एक जो महिला सशक्तिकरण एक संदेश हो सकता है कि ये मैं वो अब दूसरे संदेश की बात यह है कि रेखा शर्मा जी के आप बहुत बड़े एंकर हैं और लगातार न्यूज चैनल चलाते हैं,
कि कोई ऐसा निर्णय उनका नहीं दिखा सकते या कोई कदम राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन के तौर पे कि बड़ा ऐतिहासिक किया उन्होंने, और खासकर से उस देश के अंदर कि जहां पर महिलाओं की स्थिति पूरे विश्व में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, जहां पर हमें अलग से महिला आयोग गठन किया गया, उसके अंदर भी अभी किसी कॉमन बंदे से आप पूछेंगे, किसी आदमी से, उनको शायद ये भी नहीं पता था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन रेखा शर्मा जी रही हूं। खैर, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं कि कौन सदस्य बने या कौन नहीं बने, लेकिन ये जो सीट की बजाय बाकी उपलब्धियां देखने के केवल एक ही चीज रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है कि ये पर्टिकुलर एक गुट के ज्यादा खास थे, इसलिए इनको सदस्य निर्वाचित किया गया है। लेकिन जैसे आप शॉकिंग डिसीजन की बात करेंगे तो इसमें तो शॉकिंग डिसीजन तो और भी बीजेपी ले चुकी है, ये कोई पहला नहीं है। अभी और भी गत दिनों आपने देखा होगा राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां पे जो सीएम के चेहरे वो भी बिल्कुल शॉकिंग रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और अभी जिस तरह से कैंडिडेट भी नाम आए थे वो भी शॉकिंग रहे। तो मैं उसी में तो राजश्री जी लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी तो काम कर रही है अमनदीप जी। राजश्री जी मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं राजश्री जी क्या बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये दम भरती है कि हम योग्यता के आधार पर नेता को चुनते हैं, हम योग्यता के आधार पर सीनियोरिटी बनाते हैं, जो संगठन में काम करेगा या जितने प्रदेश में काम करेगा। लेकिन लगातार से जिन डिसीजंस की आप बात कर रही हैं उनमें केवल एक ही चीज सामान्य आ रही है, एक ही चीज कॉमन आ रही है कि वो केवल अमित शाह और मोदी जी के ही गुट के आदमी हैं। जो उनके गुट के विरोधी आदमी हैं वो चाहे कितने सीनियर हो, कितने योग्य हो, या उनके नाम पर चुनाव ही क्यों ना जीत गए हो आप, लेकिन आपकी नहीं चलेगी। ये केवल और केवल अगर आप एक कुछ पर्टिकुलर आदमी को अपने संगठन में तवज्जो देंगे या आप उनकी यस मैन होंगे तभी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसमें हरियाणा का उदाहरण भी है। ये वाला एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने और भी राज्यों में किया है। मध्य प्रदेश में उन्होंने, सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो उन्होंने चेहरे बदले और जिनको चेहरा बदला तो उनका डिमोशन किया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया को कोई सम्मान नहीं दिया गया। तो शिवराज सिंह चौहान आए तो केंद्र में तो है, मनोहर लाल भी तो केंद्र में, डिमोशन कैसे हुआ ये? नहीं, अब आप भी एक दो नाम गिनाएंगे तो दो चार नाम तो और आ जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान नहीं, मनोहर लाल जी तो उनके गुट के आदमी है, लेकिन शिवराज चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 15, आप शिवराज चौहान से पूछिए तो जरा, वो पहले 5 में भी नहीं आ रहे हैं। आप उनके दिल का दर्द समझिए तो जरा। उनके पास तो और बड़ी जिम्मेदारी आ केवल मनोहर लाल मैं, लेकिन आप अमनदीप जी ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नए चेहरे का आप जो जिक्र करें, जो शॉकिंग इनका जो एक्सपेरिमेंट रहा है बीजेपी का, ये बाकी राज्यों में काम कर रहा है। खैर अभी तो चलो आप लोगों के पास सीट भी कम है, लेकिन कांग्रेस भी तो अभी आप देखिए राजश्री जी, काम तो तब करेगा ना, आप उन्हीं शॉकिंग चेहरों को पहले घोषित करिए चुनाव से पहले, तब तो बोले काम करेगा। अरे चुनाव जीत ठीक है, इस पर प्रियदर्शनी जी जवाब देंगे, उनसे मैं आगे बात करूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बनी रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। राजेंद्र जादौन जी भी जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जादौन जी, किस तरह से देख रहे हैं, रेखा शर्मा राज्यसभा जा रही है, महिला को मौका दिया गया है, ब्राह्मण चेहरा भी है, और जैसा कि आपने अभी तमाम जवाब भी सुने हैं, तो क्या कुछ रिएक्शन आपका? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब वो मोदी सरकार की पॉलिसी ये रही है कि महिलाओं को बढ़ाइए आगे, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो तमाम योजनाएं भी लेके आ रहे हैं, जैसे कि कल बीमा सखी योजना का ऐलान उन्होंने किया, लॉन्च कर दिया मतलब, और उससे पहले भी तमाम सखी योजनाएं चल रही हैं। जैसे वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ही कल बताया, कृषि सखी और पशु सखी और कई, तो सखी का मतलब ये है कि जो फीमेल से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं तो उसको सखी नाम दिया गया है, सखी शब्द से जोड़ा गया है। बीमा सखी मतलब महिलाएं बीमा क्षेत्र में काम करेंगी, और उन्होंने ये भी कहा कि अब बीमा क्षेत्र का जो बढ़ाने का काम है, एक्सटेंशन का काम है, उसको महिलाएं लीड करेंगी। तो महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं वो, जैसे 33% जो है मातृ शक्ति वंदन जो विधेयक पारित किया गया है, जो परिसीमन के बाद लोकसभा विधानसभाओं में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। कई राज्यों में पंचायत राज और जो लोकल बॉडीज में भी रिजर्वेशन दिए गए, राजस्थान में दिए गए। तो उस तरह का जो है बीजेपी सरकार का एक एजेंडा है, और वो जो कल उन्होंने जाहिर भी किया है कि हमें जो है पॉलिटिकली महिलाओं का समर्थन मिल रहा है सब, जैसे महाराष्ट्र चुनाव में भी और इधर मध्य प्रदेश के चुनाव में भी जो लाडली बहना योजनाएं
उन्होंने चलाई थी, तो उसका बड़ा समर्थन मिला। उसके जरिए जो है महिलाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आई। और भी उन्होंने तो तमाम जो है, जैसे 3 तलाक का मुद्दा भी है, वो भी महिलाओं से रिलेटेड ही था, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ है। तो महिलाओं के क्षेत्र में मोदी सरकार ने काम किया है और उनको पॉलिटिकली लाभ मिल रहा है, महिलाओं के मत मिल रहे हैं उनको बड़ी संख्या में। तब उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष हैरानी में है कि वो ये सोच रहा है कि इनको बहन बेटियों का जो है समर्थन क्यों मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई 10 साल का सफर देखिए कि मैंने क्या किया। तो सवाल यह है कि बहुत सारे काम है गिनाने को, जैसे हरियाणा में भी जो है पुलिस फोर्स में महिलाओं का जो हिस्सा बढ़ाया गया है और पंचायत राज में 50% रिजर्वेशन दिया गया है। बिल्कुल। तो काम बात ये नहीं है कि रेखा जी के जरिए ही महिला सशक्तिकरण पूरा हो रहा है, महिला सशक्तिकरण के कई कदम उठाए गए हैं। अब यह है कि रेखा जी का चयन कर लिया गया राज्यसभा के लिए, तो वो तो ठीक है कि इत्तेफाक है कि जो जिसके नजदीक राजनीति का कल्चर है कि नेता के जो करीब है तो नेता उसको देखेगा, उसको समझेगा, उसको आगे बढ़ा देगा। तो ये तो है ही, जो पूरी रेस चलती रहती है इस तरह की राजनीति में। अंदर जो है दलों में भी रेस चलती है कि सब नेता के करीब जाना चाहते हैं, उसके सामने आइडेंटिफाई होना चाहते हैं ताकि वो उसको प्रमोट कर दे। अब रेखा जी करीब थी तो प्रमोशन मिल गया। ऐसे तो कई मुख्यमंत्रियों को मिल गया प्रमोशन। मनोहर लाल जी भी वो जो है नरेंद्र मोदी जी के करीब थे तो मुख्यमंत्री बन गए, पहली बार चुनाव लड़ा और बन गए। और भी दूसरे राज्यों में भी ये हुआ है। तो अब ये तो सब स्वाभाविक प्रक्रिया है राजनीति की, उसको आप आलोचना भी कर सकते हो उसके आधार पर कि भाई चलो वो साधारण सदस्य जो प्राथमिक सदस्य थी जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था उनको क्यों नहीं राज्यसभा भेजा। तो अब ये तो राजनीतिक कल्चर है कि जो नजदीक है, जिसकी एक पहचान है, जिसने कुछ एक फील्ड में काम कर लिया। अब ये भी जोड़ा जा रहा है कि रेखा जी ने दिल्ली में काम किया। तमाम नेता जो दावेदार थे और जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सीट के लिए वो उनको दिल्ली में काम करने का अनुभव नहीं था और नेशनल सीनियरों में काम कर लिया कि महिला सुरक्षा क्या होती है, क्योंकि महिला आयोग की चेयरमैन रही वो नेशनल लेवल पर। तो ये सब है, इसका एक जस्टिफिकेशन है। तो मैं ठीक है कि कांग्रेस को कंपटीशन में आके महिला सशक्तिकरण जोरों से शुरू कर देना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ना है तो वो अपने टिकट एलोकेशन में जो है कर दें कि हम महिलाओं को 50% टिकट देंगे। ठीक है, कंपटीशन जो है आप कहना प्रतिस्पर्धा करिए ना, क्या दिक्कत है, वो तो सभी करते हैं। आप भी जैसे एंकर हैं तो आप सोचती है मैं और सुपर एंकर हो जाऊं, तो ये तो है ही, सबकी स्पर्धा होती है, कॉम्पिटिशन तो हर जगह है। हाँ ये तो है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़िए। प्रियदर्शनी जी आपने सुना होगा ललित जी ये कह रहे हैं कि इन शॉर्ट वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि महिला सुरक्षा के मामले में सरकार फेल रही है, और अमनदीप जी को भी आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी जी मुझे हास्यास्पद बात लगती है जब विपक्ष इस किस्म के आरोप लगाते हैं और खासकर कांग्रेसी जब ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं कि निर्भया कांड इन्हीं के समय में हुआ था और किस तरीके से सबको सड़कों पे आना पड़ा, और जो व्यक्ति इनके खिलाफ मुखालफत कर रहा था आज उसी के साथ ही गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में। तो खैर ये सब बातें जब ये बोलते हैं ना तो खुद अपनी ही मखौल बनाते हैं और हंसी का पात्र बनते हैं। दूसरी बात की देखिए, बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट इशू है। इनको दिक्कत ये बात नहीं है कि रेखा शर्मा जी बन गई है, इनको दिक्कत ये है कि ये किसी बड़े परिवार से क्यों नहीं है, इनके नाम के आगे गांधी क्यों नहीं लगा हुआ है, इनके नाम के आगे हुड्डा क्यों नहीं लगा हुआ है, इनके नाम के आगे चौटाला क्यों नहीं लगा हुआ है। क्योंकि अगर नाम के आगे चौटाला, हुड्डा या गांधी लगा होता तो शायद इनको इतना खराब नहीं लगता, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये जो बड़े नाम है राजनीति में सिर्फ यही इंटाइटल्ड है इस किस्म के पद पाने के लिए। इनको ये समझ नहीं आता कि अगर कोई संगठन के साथ जुड़ के काम कर रहा है और संगठन में आगे बढ़ रहा है तो उसकी उपलब्धि इनको नहीं लगती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि नैना चौटाला की क्या उपलब्धि है, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी की क्या उपलब्धि रही है जो अचानक उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया और लड़वा दिया गया और उसके बाद वो फ्रंट लाइन एक तरह से लीडर्स में आ गई हैं क्योंकि उनके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है और रेखा शर्मा लगा हुआ है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं एक जाति के खिलाफ भी हैं, महिलाओं के खिलाफ भी हैं, और ये साफ दिखाता है कि आप सिर्फ परिवारवाद की राजनीति को ही सबसे बेहतर मानते हैं। दूसरी बात कि सिर्फ और सिर्फ बीमा सखी योजना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनधन बैंक योजना के तहत 30 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट हमने खोले और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात कि सुकन्या समृद्धि योजना और मुद्रा योजना के तहत कोई भी महिला जो अपना व्यापार शुरू करना चाहती है, इसे कहते हैं रियल वुमेन एम्पावरमेंट। राजश्री जी, कोई भी महिला अपना व्यापार शुरू करना चाहती है बिना कोलेट्रल के, मतलब कि आपको अपना
श्रीधन यानी कि जेवर या कोई जमीन या जायदाद आपको गिरवी करने की जरूरत नहीं है बैंक में। इस समय आप बैंक के पास जाइए, अपना प्रोजेक्ट दिखाइए। अगर प्रोजेक्ट आपका अप्रूव हो जाएगा, सरकार आपको इसके बिजनेस करने के लिए आपको पैसा मुहैया करवाएगी, बिना किसी कोलेट्रॉल के, बिना किसी कहते हैं ना, और मात्र मेरे ख्याल से मात्र बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट पे जी, एंड समटाइम्स दे डोंट टेक इंटरेस्ट ऑल्सो। तो मतलब आपको ये समझने की जरूरत है कि जहां पे प्रगति, देश में प्रगति का माहौल आ रहा है, आधी आबादी प्रगतिशील हो रही है, इनको अपनी सोच भी इंपावर करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी ये जो पार्टियां हैं, इनकी सोच जो है वो 100 साल पुरानी है, कुंठित सोच है। जब तक ये अपनी कुंठित सोच से बाहर नहीं आएंगे, तब तक कैसे विकास? ठीक है ललित जी, इस पर जवाब देंगे। ललित जी, क्या कंपटीशन नहीं कर सकती कांग्रेस? जहां पे हमें जैसा कि अभी जादौन जी भी कह रहे थे, कंपटीशन करिए, आप प्रतिस्पर्धा के तौर पर इसे लीजिए। अगर मैं पार्टी में एक दो नाम गिनाऊं तो बड़े चेहरे हैं। किरण चौधरी भी नाराज होकर ही गई थी सर, श्रुति चौधरी भी नाराज होकर ही गई थी, कुमारी सैलजा भी कई बार नाराज हो जाती है पार्टी से। तो वोट की आयु हमने कम की थी, सैकड़ों भारत में जहां हमने कानून बनाए हैं महिलाओं के लिए, इस तरह से तो अरगल प्रचार कोई भी करता रहता है, कौन ध्यान देता है? देखिए मैडम की अभी हमारे भाई ने बोल रहे थे कि बीजेपी हाईकमान में अच्छी पैठ है। वो 2015 से लेकर अब तक ब्यास में दिल्ली में रहती आई हैं, और रेखा शर्मा को पीएम नरेंद्र मोदी के करीबियों में भी गिना जाता है, ऐसा भाई साहब ने कहा। ठीक है, उनको भाजपा सीट से दावेदार थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, शक्ति शर्मा जी को, बहन जी को, उनको आगे बढ़ाया। जब ये एमसीडब्ल्यू अध्यक्ष थी तो मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों पर इन्होंने पर्याप्त कार्रवाई नहीं करी, और आप इसकी साक्षी भी होंगी, और कोई नहीं कहना चाहता पब्लिकली तो उनकी मर्जी है। एमसीडब्ल्यू भारत से मणिपुर राज्य में कुकी महिलाओं के खिलाफ किए गए कई गंभीर, ठीक है, लेकिन ठीक है, उसमें उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया था, वो स्टेटमेंट बायस्ड नहीं था, मैंने भी सुना है उनका वाला बयान, वो बायस्ड नहीं थी। लेकिन अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर मैं आप नहीं, तो आप अगर गलत बोलेंगे तो मैं उसको ठीक करूंगी। नहीं, मैं गलत बोली ना, आपने सुना कहाँ है? नहीं, आपने बोला कि उन्होंने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया था, जो स्टैंड लिया था, वो बायस्ड भी नहीं था। हाँ, इससे आगे बोलने तो देंगे। ठीक है, प्रियदर्शनी जी के सवाल का जवाब दीजिए ना, प्रियदर्शनी जी के सवाल का जवाब दीजिए। 12 जून 2023 को इनको ईमेल किया था, इन्होंने उनका कोई जवाब एनसीडब्ल्यू ने नहीं दिया। 4 मई को आपको पता है नंगा किया गया, नगम परेड कराई गई, पीटा गया, बात बचाने वाली बिताई भीड़ ने घेर लिया था और सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया था। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके कुछ कामों की आलोचना हुई थी, लेकिन मैंने पहले आपको बोला था कि मैंने उनका स्वागत किया था। लेकिन जब ये यही कहे कांग्रेस विपक्ष में है, ये भी करते, मैं तो उनका स्वागत ही कर रहा था। एलसीडब्ल्यू में काम किया है, ठीक है। अब आपने आलोचना के लिए मजबूर किया है, मैंने उनके खिलाफ। दर्शनी जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। अब किसके सवाल का बताइए? प्रियदर्शनी जी का सवाल सुना था आपने? क्या बताइए? एक बार फिर से दोहरा दीजिए प्रियदर्शनी जी, एक बार सवाल दोहरा दीजिए अपना। जी, मेरा तो यही सवाल है कि क्या इस देश में सिर्फ गांधी, हुडा या चौटाला नाम की ही महिला को सशक्तिकरण मिल सकता है? अगर कोई नॉन पॉलिटिकल महिला हो, जो नॉन पॉलिटिकल बड़े राजनीतिक परिवार से ना हो, तो क्या उसको अधिकार नहीं है? मैं तो ललित जी से ये पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के और इनेलो के दोनों ही प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूँ। तो मतलब कि क्या रेखा शर्मा की बकौती नहीं हो सकती है राजनीति? सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 नाम है इन्हीं की हो सकती है ना? यही पूछना चाहती हूँ बॉटम लाइन। दर्शनी बहन एक बात सुनी है, हमने जो उनको टिकट दिया अपना प्रियंका गांधी जी को, वो महासचिव है पार्टी की, क्या उनको टिकट देने में क्या बुराई है? और कई महिलाओं को हमने टिकट दिए। ऐसा है कि आप ही महिलाओं के अकेले पक्षधर है। कौन नाम दे दीजिए? सुन लीजिए पहले ना, अकेले पक्षधर नहीं है। अब वो हमारे प्रियंका गांधी हमारे महासचिव है, हमारे यहाँ बहुत पुराने में रेणुका जी भी रही, बहुत से लोग रहे, अभी भी अंबिका जी भी है, बहुत से ऐसे लीडर हैं जो 40-50 साल से पार्टी के काम कर रहे हैं। और जहां तक बात है जनप्रतिनिधि के नाते, हमने हर जगह टिकट दिए हैं महिलाओं को। अब इस समय मैं लिस्ट तो लेके बैठा नहीं हूँ, अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको नेट से निकाल के दे दूंगा जब भी चाहेंगी, ऐसा नहीं है। हमने भी उनको, आप ये कह रही हैं कि आप अकेले ही भाजपा ही पक्षधर है, तो मुझे उस बात पे आपत्ति है। हमने हर जगह नहीं, तो ललित जी मैंने भी तो आपसे एक सवाल पूछा था कि आप भी, आपके पार्टी में भी रही हैं महिलाएं,
जो एक अच्छे पद पर रही है, बहुत पुरानी राजनीतिक घराने से जुड़ी रही है, वो भी तो नाराज होकर पार्टी छोड़कर चली गई। बाद में उन्होंने कहा था कि उनको जो तरजीह मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है ना। अगर किसी को 15-20 साल उनको जो है पहले उनको दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, मंत्री भी रही हरियाणा में, तो कौन सी कमी थी पार्टी में? उनको जो है नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया था। इस तरह से स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दीजिए ना जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो उनका स्टेटमेंट है सर, मैं तो कुछ नहीं कह रही इसमें, उनका स्टेटमेंट है जो मैंने आपको याद दिलाया है बस। मैंने भी वही कहा है कि जिनकी बात आप कर रहे थे उनको 3-4 बार अच्छी तरह कमान दिया गया है कि नाराजगी तो हुई, कुल मिला के नाराजगी। तो अभी जादौन जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसे कांग्रेस प्रतिस्पर्धा के तौर पर क्यों नहीं लेती? कांग्रेस प्रतिस्पर्धा के तौर पर जब लेगी सत्ता में आएगी, क्योंकि आप ये लोग सत्ता में है तो इनका तो कोई कुछ कह नहीं सकता। जब आपने आमूलचूल परिवर्तन लाने, सुन लीजिए ना, फिर आमूलचूल परिवर्तन जब लाने हो किसी दिशा में तो आपका सत्ता पे होना जरूरी है ताकि आप बजटिंग भी नहीं। तो सर आप लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग बहुत मजबूत है विपक्ष इस बार, तो मजबूत विपक्ष बनिए फिर। विपक्ष मजबूत है ये तो आप लोग खुद कह रहे हैं ना कि इस बार का जो विपक्ष है वो बेहद मजबूत है, तो भी तो आप लोग परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जैसा कि आपको ये प्लेटफॉर्म ही एक तरह से अपनी बात रखने का, आपने बोला कि अगर महिलाओं के लिए कानून बनाए जाते हैं उसका पालन नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर रहा है, तो जो कमी रही है उसे पूरा करने की कोशिश हो जाएगी फिर। कैसे हम तो हर जगह इस बात को उठाएंगे कि यहाँ ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, उस पर आपको आपत्ति है तो होती रहे। हम हर जगह इनके खिलाफ, अब मणिपुर पे आप कितनी का आवाज उठा रहे हो, आपके जो ऊपर पे कितनी फिर वही टॉपिक भटकाने के लिए फिर हाँ आप टॉपिक ठीक है। अभी आपने हरियाणा का कहा था, हरियाणा का आपने कहा था, हो सकता है ये भी होगा कि भाई रेखा शर्मा जी आ गई है, उनका एनसीडब्ल्यू में काम करने का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो उसको हरियाणा को इससे फायदा होगा, ये भी तो हो सकता है। मैंने उनका विरोध किया है, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात उनको बनाया तो। अब आप कह रहे हैं कितनी मेरी पटरी मेरी और सिक्का मेरे भाई का है, तो थोड़े होता है। आप भी तो वही कर रहे हैं सर। ठीक है, अमनदीप जी से जवाब ले लेते हैं अपन। अमनदीप जी इस पर जवाब मैं आपका चाहूंगी, प्रियदर्शनी जी से सवाल मैंने पूछा था उस पर भी आप जवाब दीजिए। जी राजश्री जी, प्रियदर्शनी जी ने अपनी भावनाएं अच्छी व्यक्त की, क्योंकि एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को यही सपना दिखाती है कि आप आम कार्यकर्ता बने रहिए और हम आम कार्यकर्ताओं को इतने बड़े पद पे ले जाते हैं और इस तरह से बना देते हैं। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ये ऐसा जरूर बोलती है, लेकिन जो लगातार से उनके फैसले आ रहे हैं उनके अंदर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। उनको अंदर सिर्फ यही देखने को मिल रहा है कि अगर आप पार्टी के अंदर भी कुछ चंद नेताओं के जिनकी इस समय वहां पर डिसीजन मेकिंग में चल रही है, अगर उनकी हाजिरी मारते हैं या उन्होंने ओके किया तभी आप बन सकते हैं। अभी ये महिला सशक्तिकरण पे बड़ी बातें कर रही थी, तो आपने वसुंधरा राजे जी, जो उस समय कांग्रेस के खिलाफ एकमात्र ऐसी मजबूत नेत्री थी भारतीय जनता पार्टी की, इतने लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस की सरकारों में केंद्र में होने के बावजूद राजस्थान में जीत दिलवाई। ठीक है, उस सशक्तिकरण का भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया मेरी बहन? और मेरी बहन को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा नहीं पता, ये मनुवादी लोग हैं। मेरी बहन प्रियदर्शनी जी, इनकी अगर आप विचारधारा में जाएंगे, ये महिला को कभी भी सर्वोच्च पद नहीं दे सकते। इनकी सोच में ये मानते हैं कि महिला तो आदमी के बराबर नहीं है। अमन जी, ये मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बता रहा हूं। और प्रधानमंत्री तो नहीं महिला है ना आरएसएस की संघ संचालक होगी। जिस दिन भाजपा प्रधानमंत्री और संघ चालक को महिला घोषित करेगा उस दिन आप मेरे से बात कीजिएगा। वो इतनी हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के विचारों के अंदर। आप कहां महिला सशक्तिकरण की बातें कर रही हैं? तो ये चुप बातें खोखले दावे हैं। अब मैं यही बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का दिखावा कुछ और है और असलियत कुछ और है। और रेखा शर्मा जी, ठीक है, ये उनका निर्णय है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई एग्जाम्पलरी काम रेखा शर्मा जी ने डीसीडब्ल्यू राष्ट्रीय चेयरमैन होते हुए भी नहीं किया। कोई आम आदमी ये नहीं कह सकता उन्होंने रेखा शर्मा जी को बार बार देखा। हालांकि बहुत ज्यादा उनके पास मौका था काम करने का, क्योंकि चाहे प्रदेश की बात हो चाहे पूरे देश की बात हो, महिलाओं की स्थिति हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं है।
हर रोज हजारों लाखों की संख्या में अत्याचार हो रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर सकती थी, लेकिन कोई ऐसा काम हमें भी देखने सुनने को नहीं मिला, या आप भी नहीं बता सकते जिसपे हम ये कहें कि रेखा शर्मा जी ने बहुत लीग से अलग हट करके एक अप्रत्याशित काम कुछ किया है देश के अमनदीप जी, मैंने तो ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। हाँ, उनको अपना ठीक है अमनदीप जी, मैंने इसमें यही सवाल आपसे पूछा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी करती है, जो पिछले राज्यों में भी उन्होंने किए हैं जो एक्सपेरिमेंट, वो लोगों को पसंद क्यों आ रहे हैं? फिर आम जनता क्यों अट्रैक्ट हो रही है इसके पीछे? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो पहली बार नहीं हुआ है, ये शॉकिंग डिसीजन तो पहला नहीं है, तो फिर सरकार कैसे बन रही है सर? नहीं, आप एक मेरे को आप एक उदाहरण दे दीजिए कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री, जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हो, मुख्यमंत्री पहले डिक्लेयर किया हो कि हम तो मोहनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा को बनाएंगे, पसंद क्यों आ रहा है? फिर मैं यही पूछ रही हूँ, पसंद क्यों आ रहा है? फिर आप एक चीज आपने पसंद कर, अरे तो पसंद सरकार तो कैसे बन जा रही है? फिर जनता अगर पसंद कर रही है तभी तो मध्य प्रदेश, ठीक है। अरे चेहरा आप शिवराज सिंह चौहान का दिखाएंगे, हाँ, और लाडली योजना शिवराज सिंह चौहान की दिखाएंगे, और जब सारे क्या कहते चुनाव जीत जाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाते विधायक दल के नेता। तो ये इसी प्रकार हमने हरियाणा में भी देखा। आप बताइए, मनोहर लाल खट्टर जी को कब मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया कि भाई मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? नहीं किया डिक्लेयर। और जब मनोहर लाल जी को चेंज करना था तब क्या ये मुद्दे चल जाएगा, लेकिन आप मेरा सवाल अभी भी नहीं समझे। तो बीजेपी की ये जो नीति है, जो स्ट्रैटेजी है, वो क्यों पसंद आ रही है लोगों को? अगर वो नीति स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप इनेलो में है, इधर ललित जी कांग्रेस में है, आप लोगों को वो चीजें पसंद नहीं आ रही, लेकिन जो जनता बैठी है, जो वोट कर रही है, उन्हें क्यों पसंद आ रही है? आपने भी देखा छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार थी, गई। मध्य प्रदेश में भी एक समय में कांग्रेस की सरकार गिरी, कोविड के समय में, फिर सत्ता में बीजेपी आ गई। दूसरी तरफ आप राजस्थान में जाइए, वहां पर भी पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी आ गई। हरियाणा में क्या आप लोगों को कांग्रेस की भी तो बहुत उम्मीदें थी? मेरी बात और जो आरएसएस का आप जिक्र कर रहे थे, सहचालक और संघचालक, मैं थोड़ा सा उसमें क्लियर कर देती हूँ कि आरएसएस का कॉन्सेप्ट अलग है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन महिलाओं को वहां पर देवी का दर्जा दिया जाता है। आप आरएसएस की प्रार्थना या प्रेयर में कभी आप जाएंगे तो वहां पर जो शुरुआत होती है वो देवी के वंदन से ही होती है, तो थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, राजश्री जी, हमारे संविधान में बराबरी का अधिकार है। हमारा संविधान और किसी की धार्मिक भावनाएं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो उनकी भावनाएं हैं, लेकिन अगर आप किसी धर्म की भावना को संविधान पर लागू करेंगे, वो सही नहीं है। हमारे संविधान में तो बराबरी का अधिकार है। हमारे संविधान में महिला को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, डिसीजन मेकर बनने का अधिकार है, लेकिन किसी धर्म के अंदर डिसीजन मेकिंग में महिलाओं को वो अधिकार नहीं है। वो उनके धर्म की भावनाएं होंगी, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। अब देखिए, आप अभी हरियाणा कैबिनेट भी देखिए, उसमें भी तो तरजीह दी गई है। हरियाणा कैबिनेट भी देख लीजिए। खैर, जादौन जी काफी देर से जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जादौन जी, अभी आप अमनदीप जी को सुन रहे थे, मैं उस पर ही आपका रिएक्शन चाहूंगी। उसको प्रमुख नहीं बनाएंगे। हाँ, जादौन जी। हाँ जी, हेलो जी, आपने भी अमनदीप जी को सुना होगा, जादौन जी, उस पर ही रिएक्शन में चाहूंगी आपका। हाँ, नहीं, वो ऐसा है जी, देखिए कि राजनीति है, राजनीति में राजनीतिक दलों के पद भी होते हैं, सरकारी तंत्र में भी पद होते हैं, संस्थाओं में भी सरकार नॉमिनेट करती है। तो लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी सोसाइटी में हमारी जो आबादी कितनी अब हो रही है। अब 2011 के बाद तो उसकी सेंसस नहीं हुई, अब तो मेरे ख्याल से 1 अरब 50 करोड़ के आसपास पहुंच गए होंगे, 1.5 अरब और उससे ऊपर भी निकल चुके होंगे। उसमें आधी आबादी महिलाएं हैं। तो हर महिला तो किसी शीर्ष पद पर, किसी संस्था के पद पर, किसी सरकारी पद पर या पार्टी के प्रमुख पदों पर नहीं जा सकती ना। अभी हरियाणा में भी 30 लाख मेंबर बता रहे हैं वो बीजेपी के, क्या सभी राज्यसभा चले जाएंगे या सभी लोकसभा चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता। बात ये है एज ए होल, महिला का सशक्तिकरण के सेल्फ रिलियन, वो आत्मनिर्भर हो, वो जो है अपना अर्निंग हो, उसकी उसमें योग्यता हो, वो परिवार को। जो प्रधानमंत्री का कल का भाषण लोगों ने गौर से नहीं सुना, उन्होंने कहा कि देश को 2047 तक विकसित बनाना है। ठीक है। और विकसित बनाने के लिए हमें ऊर्जा के कई स्रोतों की जरूरत होगी, उसमें से नारी शक्ति भी एक ऊर्जा का स्रोत है।
तो उसका इस्तेमाल करना है हमें। अलग अलग क्षेत्रों में जो सखियां बनाई जा रही हैं, बीमा सखी, पशु सखी, कृषि सखी, और विभिन्न जगह पद भी दिए जा रहे हैं। जो बात अभी मैं दोहराऊंगा कि पुलिस में भी पद दिए जा रहे हैं, बड़ी जो है 30% के आसपास जो है, पहले जो है 15% थी, फिर उन्होंने कहा और बढ़ा के पुलिस में जो है संख्या जो महिला कांस्टेबल की इतनी करेंगे, महिला थाने खोल दी, कई तरह से काम हो रहा है। उन कामों को देखने की जरूरत है। तो वो सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि एक राज्यसभा चली जाएंगी। राज्यसभा में तो 250 मेंबर हैं, उसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, सबको कैसे भेज दोगे आप? तो ये देखने की बात है, सशक्तिकरण चल रहा है। अब आपने वसुंधरा राजे का उदाहरण दे दिया। वसुंधरा जी का जो जब उनको वो वाजपेयी सरकार में लघु उद्योग मंत्री थी, और वहां एक क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ जयपुर में, उसमें मैं मौजूद था। जब उनको कहा कि आप यहाँ पार्टी का नेतृत्व कीजिए, तो वो बिल्कुल अनिच्छुक थी। बड़ी मुश्किल से, अनमने भाव से, अडवाणी जी मौजूद थे उसमें, वो वेंकैया नायडू थे, प्रमोद महाजन भी मौजूद थे उस समय। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की। बनने के बाद फिर वो जो है मुख्यमंत्री बन गई। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो दूसरी बार भी बन गई, और बन गई। अब वो ऐसा है कि नेतृत्व के साथ आपका तालमेल भी ठीक रहना जरूरी है। पार्टी का अपना सिस्टम है। उदाहरण जगह महिला सशक्तिकरण का ही मुद्दा कि महिला है इसलिए उनकी उपेक्षा कर दी। पार्टी के साथ अगर तालमेल नहीं बैठा, और आप रह भी चुकी, कई नेतृत्व आप मुख्यमंत्री बनने ही नहीं चाहती थी, आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री रहना चाहती थी वाजपेयी सरकार में। वो मैंने देखा है कि उनका कैसा चेहरा जो है डाउन था उस समय, जब उनको वहां राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर वहां पुलिस लॉबी ने उनका विरोध भी किया, लेकिन उस प्रेशर को भी जो पार्टी की लीडरशिप थी उसने यूटिलाइज करके और उनको रिटेन किया मुख्यमंत्री पद पर। तो अब ये देखने की बात है, ये चलता रहता है। सशक्तिकरण का मतलब ये है एज ए होल सोसाइटी में महिलाओं का अपलिफ्टमेंट हो, उनका उत्थान हो, तो वो सब शामिल है। बाकी राजनीति में तो कई तरह के गणित और समीकरण चलते हैं, फिर आप उसको महिला सशक्तिकरण से जोड़ के देखें तो वो मेरे ख्याल से वो व्यवहारिक नहीं है। अब एक सवाल जादौन जी मैंने भी पूछा था कि जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही है, आपने भी देखा होगा कई राज्यों में उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। नहीं, वो काम कर रही है ना, उनको महाराष्ट्र में सफलता मिली। वो जो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ही कहा कि हम जो है महिला वो लाडली बहना योजना से सफल हुए हैं। जो नारे वारे एक है तो सेफ है और ये है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। जितना महिला शक्ति ने मतदान किया, और मध्य प्रदेश में ये युवा शिवराज सिंह चौहान जो है सफल हुए, वो भले ही चाहे उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन उन्होंने कैंपेनिंग की और पार्टी के प्रचार तंत्र का नेतृत्व किया, तो वहां सफलता मिली। तो उससे उत्साहित है मोदी सरकार, वो आगे करना चाहती है, और उनको ये भी पता है कि ये जो देश की ऊर्जा है, इस ऊर्जा का भी इस्तेमाल करना है हमको। ठीक है, अमनदीप जी। मैं यही कह रहा हूं कि आप जो जिसको सफलता बता रहे हैं वो ठीक है। आप मतलब हालांकि बराबरी पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं हासिल कर पाई, लेकिन गठबंधन की बैसाखियों से उन्होंने सरकार बनाई, उनके लिए बड़ा झटका था। फिर उसके बाद 4 विधानसभा चुनाव होते हैं, लेकिन 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारती भी है, 2 में जीती है। तो आप देखिए, ये बात ठीक है, एक कार्यकर्ता के तौर पर ये जरूर मान सकते हैं कि वो चारों के चारों राज्यों में हार रही थी, लेकिन कम से कम वो बराबरी पे आए हैं, तो उनकी मतलब कुछ ना कुछ सफलता है जरूर। लेकिन इसको आप ये नहीं नकार सकते कि हाँ जी वो एक क्लीन स्वीप कर गए हैं। 2 राज्यों में, झारखंड और जम्मू कश्मीर में बराबर भारतीय जनता पार्टी हारी भी है। और वहां पर आपको याद रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 साल के अंदर अपना जोर लगाया हुआ था, राष्ट्रपति शासन भी लागू किया, कितनी घोषणाएं, कितने पैकेज भी दिए, बहुत बड़ी बड़ी स्वावलंबी बातें भी की। झारखंड में भी झारखंड के मुख्यमंत्री को भी जेल में डाला, और ठीक है जादौन जी इस पर छोटा सा जवाब सर, जादौन जी छोटा सा जवाब सारी जगह ये नहीं चाहिए। ठीक है जादौन जी, बिल्कुल छोटा सा जवाब इस पर सर। वो ये से देखिए, वैसा है कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसका विश्लेषण करने की अब ये महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हो रही है, तो इसमें हार जीत से क्या मतलब है? हार जीत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो कई बार दूसरे फैक्टर भी काम करने लग जाते हैं। कई तरह के फैक्टर हैं। अब जम्मू कश्मीर में सफलता नहीं मिली तो वो ठीक है, जी का सवाल था ना। तो ये मैं जवाब दूंगी आपको। मैंने जादौन जी से इसलिए कहा कि वो छोटा सा जवाब दे। बिल्कुल राष्ट्रीय जी, मैं जवाब देना चाहती हूँ, जवाब देना चाहती हूँ। ठीक है जी। हेलो, मैं दूं? जी प्रियदर्शनी जी बोलिए। हाँ जी, मैं दूं? बिल्कुल। जी। देखिए, मैं बड़े गौर से अमनदीप जी की बातें सुन रही थी।
पहले सेक्शन में भी उन्होंने बोला, दूसरे सेक्शन में भी बोला। जब वो बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में चल रहा था, नाम क्या चल रहे थे मैं बता रही हूँ, स्मृति ईरानी, मेरे दिमाग में नाम चल रहा था उमा भारती, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, रमन, वसुंधरा राजे जी को भी हम मानते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें मतलब ये सारे जो महिलाएं जो मैं बोल रही हूँ, ये किसी पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से नहीं आई हुई महिलाएं हैं, ठीक है। मुझे INLD की कम से कम 3 महिला नेत्रियों के नाम बताएं, मुझे क्या बताएं, दर्शकों को बताएं, दर्शकों का भी ज्ञान वृद्धि करें तो बहुत बेहतर रहेगा, जिनके नाम के आगे चौटाला ना लिखा हो। एक ऐसी महिलाएं जो हरियाणा की राजनीति में प्रमुखता से भागीदारी हो, ऐसी 3 महिलाओं के नाम मुझे बताएं तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी, पहली बात। दूसरी बात की, ये बोल रहे थे प्रधानमंत्री पद के बारे में, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पद प्रधानमंत्री के पद से ज्यादा बड़ा पद होता है, और इस समय ट्राइबल महिला इस समय राष्ट्रपति है, इस समय महामुहिम है इस देश की, द्रौपदी मुर्मू जी। और मुझे लगता है ये बहुत ही गर्व की बात है कि एक ट्राइबल समाज से आई हुई महिला। प्रियदर्शी जी जवाब ले लीजिए, आपने सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए उस पर, अमनदीप जी से जवाब ले लीजिए जी। अमनदीप जी, आपने मुझसे भी कहा था, देखिए मैं आपको एक चीज और उसमें, ठीक है, आपने जम्मू कश्मीर और झारखंड का एग्जांपल दिया, मैं उसमें एक चीज कहना चाहूंगी। आप दोनों देखिए डिबेट उसमें बढ़ जाएगा, इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में बोलूंगी कि आप ना एक बार उनकी हिस्ट्री पढ़िए, वहां की पृष्ठभूमि अलग तरह की रही है। जैसे कि अगर हम पंजाब का एग्जाम्पल लेते हैं, आम आदमी पार्टी सरकार वहां पर आई, लेकिन पहले वहां पर आम आदमी पार्टी नहीं थी, तो उन्हें अपनी पृष्ठभूमि बनानी पड़ी है, तो वहां पर भी समय लग सकता है, हो सकता है। और झारखंड का आप इतिहास पढ़ेंगे, वो पूरा आदिवासी इलाका है, और जिस पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की है वो उनके बेहद करीब रही है। छत्तीसगढ़ मेरा भी होम स्टेट है, तो मुझे बेहतर पता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बिल्कुल इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे कभी। प्रियदर्शी जी के सवाल का जवाब दीजिए। आपको बता दूं, मैं ठीक है, प्रियदर्शी जी के सवाल का आप जवाब दीजिए ना, 3 नाम बता दीजिए आप। देखिए मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे भी 3 नाम बता दीजिए आप। 3 भी बता रहा हूँ मैडम, किसी को भी नहीं, राजश्री जी किसी को भी नहीं मालूम, इनको खुद भी नहीं मालूम है, और अमनदीप जी को। अरे ये बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? अरे बोलने देंगे नहीं प्रियदर्शनी जी? हमारी सरकार के अंदर, पहली बात तो मैं आपका जवाब दे दूं पहले, फिर राष्ट्रपति का दूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल केवल मात्र एक पार्टी थी 2024 के चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी। सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट्स को टिकट दी तो हमारी पार्टी ने टिकट दी है। और मैं 3 महिलाओं के नाम बताता हूं आपको। स्वतंत्र बाला चौधरी विधायक रही है फतेहाबाद से, पूर्व में विधायक। राजबाला मोर, स्वर्गीय राजबाला मोर 2 बार नारनौल से विधायक रही हैं, और उसके बाद विद्या देवी बेनीवाल दड़वा से विधायक रही हैं। हमारी संजना सातरोड जो बरवाला से इस समय उम्मीदवार थी, आपको बता दूं पूरे देश के अंदर उन्होंने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है कि जो बैलेट पेपर पे अगर नाम आपकी फोटो आती है ना कैंडिडेट की, वो संजना सातरोड की PIL से सुप्रीम कोर्ट में लागू हुई और इलेक्शन कमीशन में। ये पूरे विश्व स्तर पे, देश स्तर पे की घोषणा है। आप लोगों को एक संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। और जो राजश्री जी आप बात कर रही है, झारखंड में आदिवासी पार्टियों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। 2001 के अंदर झारखंड का निर्माण हुआ, आप उठा करके देखिए इतिहास। हाँ मुझे पता है, मैं तभी आपसे कह रही हूँ कि पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है। मैंने एग्जाम्पल आपको, ये चर्चा का विषय नहीं है। देखिए मैं आपसे बहस इस पर नहीं करना चाहती, मैंने आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल दिया, आप उसको शायद समझ नहीं पाए। मैंने बोला पृष्ठभूमि तैयार हुई है वहां पर। राजश्री जी नहीं, ठीक है, सरकार, मैं बात छोड़ता हूँ। परिवार में जब झगड़ा हुआ था, आपको भी याद होगा ना, परिवार और भुआ भतीजे में जब झगड़ा हुआ था, वो भी याद होगा ना झारखंड में। छोड़ो हाँ ठीक है, प्रियदर्शनी जी के सवाल पर ही रहिए। प्रियदर्शनी जी की बात का जवाब दे दूं, मैं कंप्लीट कर दूं प्रियदर्शनी? ठीक है, हाँ मैं उसी सवाल पर रहता हूँ। श्रीमती सुषमा स्वराज जी का इन्होंने नाम लिया, तो उनको सौभाग्य राजनीति में सबसे पहले चौधरी देवीलाल के कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनने का मिला। इन्होंने विधायक इनकी जो भारतीय जनता पार्टी में चाहे संतोष यादव हो, डिप्टी स्पीकर पूर्व हरियाणा विधानसभा की, चाहे सुधा यादव हो, उनसे पूछ लीजिए, चाहे निर्मल चौधरी गन्नौर से विधायक रही हो, आप उनका इतिहास देखकर उठाकर देखिए कि वो कहाँ किस पार्टी से संबंधित रही है, किस पार्टी ने उनको सम्मान दिया सबसे पहले। ये बातें करना आसान है, लेकिन आप पूरा डाटा उठा करके देखेंगे तो तब पोल खुल जाएगी। अब आपको उम्मीद है कि संतुष्टि से जवाब मिल गया होगा। 3 में मैंने 6 का नाम बता दिया। ठीक है, ललित जी भी कुछ कह रहे थे, उनके नाम सुन लेते हैं जी। सुन लीजिए, हमारे पास है आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी RMLD, सुभद्रा जोशी पहली महिला मुख्यमंत्री, नंदिनी सरस्वती, तारकेश्वरी सिन्हा, अंबिका सोनी, मार्गरेट अलवा, सैकड़ों नाम है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कोई, अगर महिलाओं का सशक्तिकरण कांग्रेस ना करती होती
तो पहली मुख्यमंत्री जो बनी थी वो सुचेता जी थी हरियाणा में जन्मी, लेकिन वहाँ उन्होंने किया तो यूपी में उनका कार्यक्षेत्र रहा। ऐसी बहुत सी है, फौज में भी जो है लेफ्टिनेंट जनरल बने महिलाएं बनी हैं, आर्मी कॉर्प्स में भी आई हैं महिलाओं को, हम भी लोग लाए थे सेना में भी, और वो जो है कोस्ट गार्ड में भी है, पायलट्स भी है। ये एक चर्चा पार्टी जो भी हो, नारी शक्ति का सम्मान तो करना पड़ेगा सर। वो तो मैं किया तो आप पहले तो मैं तो किया नहीं, अब जब कह रहे करना, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ करना चाहिए। लेकिन आप एक बात सुन लीजिए, अगर इनके नेता ये कहते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लड़की अचार देते तो ज्यादा दिखेगा, उनको डिफेंड किया, बिहारियों का डीएनए, कांग्रेस की विधवा शुरू तुलना करना, अगर इस तरह के भाषण होंगे ना चुनावों में, ये नारी सशक्तिकरण नहीं होता जो मेरे भाई अमनदीप बोल रहे थे। सशक्तिकरण ये होता है कि आदर करो, आदर दिखना चाहिए। आप जो है विरोधियों की महिलाओं को तो वैसे बोलते हो और वैसे आप दावे करते हो बड़े बड़े, हम सही दिशा में जाए। ये एक महिला हरियाणा से राज्यसभा सदस्य बनी है, वो बढ़िया डिबेट करें, इसके ऊपर उनका कोई रोल नहीं बनता है। अगर वो अपने केंद्रीय मंत्री बनती तो अपनी योजनाएं लागू कर सकती थी, लेकिन मैं उनको बधाई देता हूँ, वो निर्विरोध चुनी जा रही है। ये एक सेलिब्रेशन का टाइम था, एक बेबी को दिया, हम चर्चा सशक्तिकरण से करेंगे तो बहुत सी कमियां। ठीक है प्रियदर्शी जी, इस पर जवाब छोटा सा और लास्ट रिएक्शन। मेरी मुझसे कह रही नहीं प्रियदर्शी चलिए, कम से कम मुझे खुशी हुई कि जी इतने बेहतरीन टॉपिक में मुझे और ज्यादा प्रसन्नता होती। पुरुषों ने बहुत साथ निभाया महिलाओं का, इसकी बड़ी खुशी है, लेकिन खुशी तब और ज्यादा चौगुना हो जाती जब ये महिला प्रवक्ताएं भी भेजते, तो ये एक अच्छा रहता, एक मैसेज बहुत अच्छा जाता। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे साधुवाद देना चाहती हूँ कि उनको टॉपिक से रिलेटेड ही लोगों को वो लोग भेजते हैं। नहीं, प्रवक्ता तो खैर आपके पास महिला अच्छी नहीं है, खैर तो एक आधा ही आपके पास पुरुष अच्छे प्रवक्ता, तो लेकिन मैं ये बहुत महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली बार चर्चा बिल्कुल चर्चा करेंगे, बिल्कुल अगली बार। ठीक है प्रियदर्शी जी, बिल्कुल। ललित जी, लास्ट रिएक्शन सर आपका, लास्ट कमेंट। डिबेट को किसी मत ले जाए प्रियदर्शी बहन कि प्रवक्ता हो सकता है मेरे जैसे नलायक पीओटी के मुंह को तो मत कहो भाई। तो उन्हें नाइटर मोड में ये कह रहा हूँ कि उनका भाजपा की तरफ से जो हमारी बहन वो उत्तराखंड की रहने वाली है और उन्होंने यहाँ पे परचम लहराया, 86 से वो है जब प्रभारी होते थे हमारे मोदी जी, तो उन्होंने उनके साथ काम किया और सभी नौनों के कार्यक्रम भी चलाती थी, उनके इंटरव्यूज वगैरह उसमें आते थे। तो ये चीजें थोड़ा बहुत काम किया होगा। तो जैसे प्रधानमंत्री नगर में मनोहर लाल अपनी सवारी कराते थे, खाना बनाते थे, तो उन्होंने उनको कहाँ पहुंचा दिया। तो ये फायदा होता है। बिल्कुल अरुणा जी, आपने लास्ट कमेंट के बाद में तंज जरूर कस दिया है, ठीक है बिल्कुल। अमनदीप जी, क्या कुछ आपका लास्ट कमेंट? नहीं बोला भाई, स्वागत ही कर रहा हूँ। नहीं, खाना बनाना और खिलाना पुण्य का काम होता है, पुण्य का काम होता है। ठीक है अमनदीप जी। जी जी, पाप की डेफिनेशन मैं यही राजश्री जी आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से हम हरियाणा उम्मीद न्यूज करेंगे, हरियाणा न्यूज एक प्रमुख विपक्षी दल होने हरियाणा न्यूज के माध्यम से यही उम्मीद करेंगे कि रेखा शर्मा जी राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के गौरव को और बढ़ाएं, ना कि जांगड़ा जी की तरह वहां ये बोल करके आए कि हरियाणवी दिमाग से कमजोर होते हैं और हमें नीचा देखना पड़े। खासकर से वो हरियाणा के हित के जो भी वहां पर संसद के अंदर बिल लाए जाएंगे उनको जोर शोर से पास करवाएं, और अगर हमारा हित नहीं होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि वो विरोध करेंगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान के कहने से उसको समर्थन करेंगी। चलिए ठीक है, जयराम जी आपका लास्ट कमेंट सर। नहीं देखिए, ऐसा है कि उसको महिला सशक्तिकरण का जो दौर चल रहा है इसको थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देखने की जरूरत है। आलोचनाएं तो बहुत हो सकती हैं। आलोचनाएं तो ये भी है कि जब कांग्रेस को पावर मिली, अब बहुमत में आ गई थी लगभग, और यूपीए गवर्नमेंट बनने वाली थी, तो सोनिया जी के प्रधानमंत्री बनाने का विरोध किया। तो फिर सोनिया जी ने पुरुष को क्यों चुना? वो किसी महिला को ही चुन लेती। एक सवाल ये भी है, क्या जवाब है कांग्रेस के पास इसका कि वो कह रहे हैं ये राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री? देखिए, आप जो इंदिरा जी को क्यों बनाया नेहरू जी ने? किसी साधारण महिला को बनाते प्रधानमंत्री? तो देखिए, इन सारे जो मोह लालच हैं इनसे मुक्त नहीं हो पाता, और अब मुक्त होने का एक दौर भी चल रहा है। तो अगर वो जो दौर चल रहा है उसको कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको छोड़िए, आप उसका स्वागत कीजिए और प्रतिस्पर्धा कीजिए।
आप ईर्ष्या मत कीजिए, प्रतिस्पर्धा कीजिए। एक डायलॉग चलता है, तो प्रतिस्पर्धा करते हुए आप बढ़ाइए, महिलाओं को कोई तरीके से बढ़ा दीजिए। अगर आपके पास पार्टी संगठन है तो उसी में बढ़ा दीजिए। ये है, सरकार नहीं है और जहाँ आपकी राज्य सरकार है वहां बढ़ाइए। ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा सांसद के तौर पर अब रेखा शर्मा जा रही हैं राज्यसभा। अब 5 राज्यसभा सीट है, तो 5 पर अब देखा जाए तो 2 ब्राह्मण चेहरे हैं और 2 महिलाएं भी हैं। अब ये तमाम तरह के जो अब ये परिप्रेक्ष्य बयानबाजी तो इस पर होती रहेगी। अब रेखा शर्मा को लेकर भी तमाम तरह के बयान जो है वो सामने आए हैं, लेकिन स्वागत एक तरह से किया गया है। उम्मीद यही कि कांग्रेस इसे प्रतिस्पर्धा के तौर पर ले। अब आगे देखने वाली बात होगी किस तरह से सदन में बात हरियाणा की रखी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस इस पर क्या कुछ रिएक्शन आगे देती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।